दोस्तों डी के क्लासेस डी के सर में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग विज्ञान का एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं और इस सीरीज में दोस्तों हम लोग ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग विज्ञान और विज्ञान की परिभाषा, उसके बाद दोस्तों विज्ञान की शाखाएं और उसके बाद से दोस्तों भौतिकी के पिता, रसायन विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन होते हैं, इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों उसमें हम लोग भौतिकी की परिभाषा भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी दोस्तों जो है हम लोग पार्ट नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं और पार्ट नंबर 2 में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, आइए सबसे पहले इसे देखते हैं। तो पहला टॉपिक जो दोस्तों हमारा है वो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा टॉपिक है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तीसरा टॉपिक दोस्तों हमारा है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी इसको बोला जाता है। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो है आवेश संरक्षण का नियम, जिसको इंग्लिश में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसके बाद से दोस्तों पांचवा जो टॉपिक है वो है रैखिक संवेग संरक्षण नियम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों छठवां जो टॉपिक है वो है कोणीय संवेग संरक्षण नियम, जिसको इंग्लिश में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक को इसी वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और एक महत्वपूर्ण हम नोट बताना चाहते हैं दोस्तों आपको कि जैसे ही इस यूट्यूब चैनल मेरे डी के क्लासेस डी के सर फिजिक्स का जो चैनल है दोस्तों, इसमें 500 सब्सक्राइबर होंगे तो हम किसी भी टॉपिक का नोट्स दोस्तों जो है हम यूट्यूब पर प्रोवाइड कर पाएंगे, फ़ोटो के फॉर्म में भी हम दे पाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग कोशिश करिए कि इस चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हो जाएं। उसके बाद से हम दोस्तों नोट्स भी क्या करेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिकी और इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक इसमें जो है प्रकृति में संरक्षण नियम क्या क्या हैं, उसमें हम सबसे पहला जो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इसकी परिभाषा कि संरक्षी बल के अंतर्गत गति करने वाले जो पिंड होते हैं उनकी कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का जो सम होता है उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है दोस्तों, ये काइनेटिक एनर्जी के जिसको लिख देते हैं प्लस पोटेंशियल एनर्जी पी जिसको हम लिख सकते हैं। इन दोनों का क्या होता है दोस्तों, समेशन होता है, योग होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है दोस्तों, ये संरक्षी बल के अंतर्गत गति करने वाले पिंड की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग क्या होता है दोस्तों, संरक्षित रहता है यानी नियत रहता है। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। जैसे दोस्तों ऊंचाई पर अगर बांध बना हुआ है तो उसमें ठहरा हुआ जो पानी होता है दोस्तों, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही बांध तोड़ देते हैं तो पानी के अंदर जो होती है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। लेकिन जैसे ही गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग देखेंगे तो हमेशा उसके क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा यानी जो मैकेनिकल उसकी एनर्जी है उसके हमेशा क्या होगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं मतलब निर्मित कर सकते हैं और ना ही दोस्तों उसको नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है रूपांतरण ही क्या होता है, संभव होता है। मतलब एक तरह की एनर्जी को दूसरे तरह की एनर्जी में क्या करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जब भी ऊर्जा दोस्तों क्या होती है किसी एक रूप में विलुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा क्या होती है अन्य रूपों में प्रकट होती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों,
तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि विश्व की जो संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण है, ठीक है, वो परिमाण हमेशा स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। अब ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले अगर हम उपकरण की बात करें कुछ दोस्तों, तो जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से दोस्तों जो विद्युत मोटर होता है वो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। विद्युत बल्ब क्या करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में बदलता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों विद्युत सेल जो होता है, इलेक्ट्रिक सेल, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बात करें सोलर सेल की, तो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। माइक्रोफोन जो होता है दोस्तों वो क्या करता है? वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर दोस्तों सिंपली हम बात करें घर के अंदर, तो देखते हैं दोस्तों हमारे पास जो मोमबत्ती होती है, जब भी घर के अंदर लाइट चली जाती है तो मोमबत्ती को जलाते हैं। तो मोमबत्ती जलाते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिलता है? उसमें जो होता है रासायनिक ऊर्जा को हम प्रकाश और ऊष्मा के रूप में क्या करते हैं? परिवर्तित कर लेते हैं, रूपांतरित कर लेते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब एक तरह की ऊर्जा क्या होती है? विलुप्त होती है, तो दूसरे तरह की एनर्जी में प्राप्त हो जाती है। यही क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब दोस्तों बात करते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम का। ये दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है और इस नियम को हमें अच्छे से समझ लेना है। ओके, तो दोस्तों क्या था? आइंस्टाइन जो थे, आइंस्टाइन का नाम तो लगभग दोस्तों जितने भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं ज़रूर से ज़रूर सुन रखे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइंस्टाइन से पूर्व जो वैज्ञानिक आइंस्टाइन है, इनसे पूर्व यह माना जाता था कि जो द्रव्य है तथा ऊर्जा है दोनों ही क्या हैं दोस्तों? बिल्कुल स्वतंत्र राशियां हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, जिनका आपस में कोई भी संबंध भी नहीं है। ठीक है, आइंस्टाइन के से पहले ये चीज़ माना जाता था। एक्चुअल में दोस्तों आइंस्टाइन ने क्या किया था? 1905 में एक इक्वेशन दिए थे, जो इक्वेशन दोस्तों E=mc² है। ठीक है, इस समीकरण से लगभग सभी लोग वाकिफ़ होंगे जितने भी साइंस बैकग्राउंड के हैं। ठीक है, तो उनसे पहले जो है इसके विषय में जो है ये माना जाता था कि द्रव्य अलग चीज़ है और ऊर्जा क्या है? अलग चीज़ है। ठीक, और ये भी माना जाता था कि जो द्रव्य होता है वो अविनाशी होता है, अर्थात इसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही दोस्तों नष्ट कर सकते हैं। केवल इसका क्या करते हैं? इसके रूप या अवस्था में हम परिवर्तन ही कर सकते हैं, ऐसा माना जाता था। परंतु आइंस्टाइन ने क्या किया दोस्तों? ये सिद्ध कर दिया कि द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तन भी कर सकते हैं। क्या हुआ? आइंस्टाइन ने यह सिद्ध कर दिया दोस्तों कि द्रव्य को हम ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में भी परिवर्तित किया जा सकता है। और इसी के लिए दोस्तों उन्होंने कौन सा इक्वेशन दिया था? उस इक्वेशन का नाम E=mc² है। ठीक है, जहाँ पर E क्या है? एनर्जी, M क्या है? मास, C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, जो कि कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया था दोस्तों? इसके लिए ये सूत्र दिया था। अब इस सूत्र की सहायता से हम ये गणना कर सकते हैं कि अगर कोई एक निश्चित द्रव्यमान के विनाश से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी या कितनी ऊर्जा को हम कितने द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास 1 ग्राम द्रव्यमान का मास है, तो अगर उसको हम पूर्ण रूप से एनर्जी में बदल दें तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। तो आइए दोस्तों इस समीकरण में रख के बताते हैं। तो दोस्तों अगर टोटल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, तो 1 ग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा kg। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा दोस्तों, अब इतना × 3 × 10 के पावर में क्या लिख देंगे? 8 मीटर। तो दोस्तों कुल काट पीट करके जो आएगा वो 9 × 10 के पावर में कितना आ जाएगा दोस्तों? 13 जूल आ जाएगा। ठीक है, इतना जूल की एनर्जी आएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 10 और रहेगा। तो कहने का
कि हम लोग जो है इस फार्मूला जो हमारे पास E=mc² का फार्मूला है दोस्तों, इस फार्मूले की सहायता से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर एक निश्चित द्रव्यमान है तो उसका पूरा विनाश कर दें तो कितनी ऊर्जा मिलेगी, या कोई कितनी ऊर्जा हमारे पास है तो उससे हम लोग कितना द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे हम लोग 1 ग्राम को अगर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, 1 ग्राम का द्रव्यमान को अगर हम पूर्ण रूप से एनर्जी में बदलें, ठीक है, मास कितना है 1 ग्राम है, तो वो कितना बदल जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जा रहा है हमारे पास कितना, इतना केजी लिख देंगे, 3 × 10 के पावर में 8 हो जाएगा दोस्तों, ये इसका स्क्वायर कर लेंगे। और दोस्तों जब इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जो जूल में एनर्जी आएगी वो आ जाएगी 9 × 10 के पावर में कितना, 13 जूल। मतलब 1 ग्राम मास को अगर पूर्ण रूप से एनर्जी में बदलेंगे तो वो 9 × 10 के पावर में कितना, 13 जूल की एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ आया होगा। तो दोस्तों आइंस्टीन ने जो अपना द्रव्यमान और ऊर्जा रूपांतरण का ये सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसके बाद से एक और संरक्षण राशि की बात की जाने लगी जिसको हम लोग ऊर्जा प्लस द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहते हैं, या ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम बोलते हैं। इसके अनुसार दोस्तों द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। और इसके लिए जो दोस्तों फार्मूला दिए थे वो आइंस्टाइन ने, वो क्या दिए थे, E=mc²। ये दोस्तों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक चीज़ दोस्तों हम आपको बता दें कि जो नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन से परमाणु बम का निर्माण होता है, तथा जो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से जो दोस्तों सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश का उत्पादन होता है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो बिग बैंग का सिद्धांत है दोस्तों, ये सभी के सभी आइंस्टीन के इसी सिद्धांत को क्या करते हैं, पुष्ट करते हैं, बताते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में वही चीज़ है जो हम अभी बोल रहे थे कि नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से परमाणु बम का निर्माण, नाभिकीय संलयन से सूर्य और ऊष्मा प्रकाश का उत्पादन जो होता है, और ब्रह्मांड के जो बिग बैंग सिद्धांत है दोस्तों, वो आइंस्टाइन के इसी सिद्धांत को क्या करता है दोस्तों, पुष्ट करता है। ओके, तो दोस्तों इस तरह से हमने अपना जो है 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ चुके हैं हम लोग। चौथा टॉपिक है आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज होता है, ये कहता है कि किसी विद्युत परिघटना में, इलेक्ट्रिकल फिनोमिना जो होती है दोस्तों, वैद्युत परिघटना में आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसका मतलब हम ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही दोस्तों क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। आवेश का केवल और केवल एक जगह से दूसरे जगह रूपांतरण ही क्या होता है, संभव होता है। जैसे मान लीजिए जब 2 वस्तुओं को दोस्तों हम आपस में रगड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि बिल्ली की खाल और आबुनिस की छड़ जो है हमारे पास है, दोनों को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है दोस्तों, ना तो नया चार्ज उत्पन्न होता है और ना ही नया चार्ज जो है डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। और आबुनिस की छड़ से क्या होता है, बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर आबुनिस की छड़ पे चले जाते हैं, जिससे बिल्ली की खाल पॉजिटिव हो जाती है और आबुनिस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो चार्ज होता है वो उत्पन्न नहीं होता है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों बात करें हम लोग रैखिक संवेग संरक्षण नियम की, तो क्या कहता है रैखिक संवेग संरक्षण नियम, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस संरक्षण के आधार पर हम ये बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं आपस में जो है दोस्तों टकराती हैं, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद उनका जो कुल संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो हमेशा संरक्षित रहता है, बशर्ते कि उनके ऊपर बाहर से कोई बल कार्य ना कर रहा हो, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहे हैं कि इसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती हैं
तो टकराने से पहले उनका जो कुल संवेग रहता है वो, और टकराने के बाद जो कुल संवेग होता है वो हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। अंतर क्या है दोस्तों, अंतर यही दिमाग में रखना है कि उसके ऊपर बाहर से किसी भी प्रकार का कोई बल कार्य न कर रहा हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे रॉकेट जो ऊपर जाता है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है। और एक चीज़ और है दोस्तों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट जो ऊपर की ओर गति करता है वो रैखिक संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है। ओके, सबसे और अंतिम और लास्ट टॉपिक है दोस्तों कि कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या होता है। ठीक, तो ये कहता है दोस्तों कि यदि किसी विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास है तो उस पर समस्त बाह्य बल आघूर्ण का जो योग होता है वो हमेशा शून्य होता है। ठीक है, तो उसका कुल कोणीय संवेग क्या रहेगा दोस्तों, नियत रहेगा। क्या बोला दोस्तों कि अगर कोई हमारे पास विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस पर अगर समस्त बाह्य बल आघूर्ण का योग क्या हो जाए, शून्य, तो उसका कुल कोणीय संवेग होता है दोस्तों क्या रहता है, नियत रहता है। इसी को हम लोग कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब इसमें दोस्तों ये जो दोनों नियम हैं, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये जो है सदिश भौतिक राशियों का संरक्षण नियम है, जबकि इसके पहले अन्य जो चारों हम पढ़े थे वो सभी के सभी क्या थे, अदिश भौतिक राशियों का संरक्षण नियम था। तो इसमें यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है दोस्तों कि उपयुक्त में 1 से 4 तक अदिश भौतिक राशियाँ तथा नियम 5 व नियम 6 जो है सदिश भौतिक राशियों का संरक्षण नियम है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।